हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के 2021 के क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसके बोर्ड के सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया गया था, हम उन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के एग्जाम की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मिनिमम 50 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट एंड तक जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त पूंजी कंपनी है अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसे हमने पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाई लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। तो शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें एक कंपनी का ऑनर कहा जाता है, उन्हें स्वामी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी। वही अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद ही जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये सारे इसके डिफरेंस हो सकते हैं, आप इसे देख लेना, या जब मैं सब्जेक्टिव कवर करूंगा तो इन सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम जब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो आपको बस ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपनी के स्वामी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी। तो एक कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वही अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहाँ क्योंकि एक ही ऑनर होता है तो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है एक कंपनी पे सदस्यों का दायित्व होता है, तो कंपनी में जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिमिटेड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनीज। तो एक प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 200, यानी कि मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अंशधारियों को कंपनी से मिलता है शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, उन्हें मिलता है डिविडेंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिविडेंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। तो देखो तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अगर आप गोल्डन रूल को देखोगे तो इसका गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये फिट बैठ रहा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्रीज पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंश आवेदन पत्र खाता व्यक्तिगत खाता की प्रकृति होती है, वो व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, कौन? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज। तो जब हम शेयर को इशू करते हैं तो उस पर जो प्रीमियम होता है वो एक तरह का क्या होता है? वो होता है कैपिटल गेन, वो होता है पूंजीगत लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूंजीगत लाभ। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज। तो शेयर कैपिटल की जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉन एज पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, अंशों की हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। तो जब हम शेयर को फोरफिट कर देते हैं, जब उसे हम हटा देते हैं, तो उस केस में हमारा जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल क्या होता है? ये हमारे शेयर कैपिटल की एक्चुअल अमाउंट होती है। तो जो हमारा पेड अप कैपिटल है वो घट जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र है डिबेंचर इज। तो डिबेंचर एक ऐसा कागज है, आप कागज का टुकड़ा समझ लो, जो कि लोन का एक सर्टिफिकेट होता है। आपने लोन लिया है, इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है डिबेंचर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऋण पत्र, ऋण का एक प्रमाण पत्र है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है, तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किससे भाग देकर ज्ञात किया जाता है? लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग विच टू लिक्विड एसेट्स। तो देखो लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है? जब हम करंट लायबिलिटी को लिक्विड एसेट से डिवाइड करते हैं तो हमारा लिक्विड रेशियो निकल कर आता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चालू दायित्व।
अब 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल इज द, तो वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर विच कैटेगरी। तो देखो पेटेंट और कॉपीराइट जो कंपनी यूज करता है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे और कोई उसका कॉपी नहीं कर पाए, तो हम पेटेंट को और कॉपीराइट को छू नहीं सकते। आप गुडविल को भी देख सकते हो, उसे हम छू नहीं सकते। तो ये कैसे एसेट्स होते हैं, ये होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी गैर रोकड़बद्ध नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नन कैश आइटम। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कैश आइटम है, ठीक है। तो देखो कैश सेल कैश आइटम है, और ये क्वेश्चन मुझे अब तक याद है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में 2020 के पेपर में भी पूछा गया था और 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने 2020 की जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी वहाँ मैंने बताया था कि 2 से 3 वीडियो को मैंने अपलोड किया था, मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उस वीडियो से पूछे भी गए थे। तो इस सीरीज़ को भी स्टार्ट एंड तक फॉलो करोगे तो हम श्योर आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करोगे। बस आप हमारे सीरीज़ को स्टार्ट से एंड तक जेन्युइनली फॉलो करना, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी डिडक्टेड। तो देखो जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी ऐसे टाइप के चीज़ें होते हैं जैसे इंक्रीज इन डेप्टर्स बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन्हें हम घटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देनदारों में वृद्धि को हम घटा देते हैं जब हम संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते हैं। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाएगा। पहले हम घटा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ेंगे। तो किन्हें जोड़ेंगे, उन्हें जिससे हमारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैलकुलेट करते हुए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पार्ट बी को कंप्लीट नहीं किया है, तो वैसे में आपको अभी ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर आप चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे फिर ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी आपको लगने वाले हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी पार्ट बी का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कन्फर्म रहना, आगे आने वाले इस जो वीडियो में आगे आने वाले टाइम में आपको पार्ट ए के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है, इश्यू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज। तो देखो इश्यू ऑफ डिवेंचर इन कैश, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप अभी के अभी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। मुझसे पहले आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करना। और पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को कहा था कि अपने मार्क्स शेयर करना, लेकिन आप में से किसी ने अपने मार्क्स को शेयर नहीं किया था। तो इस बार वैसी गलती मत करना प्लीज़। आप सभी लोग जेन्युइनली अपने सारे क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश करना, फिर अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके एग्जाम्पल्स हैं इशू ऑफ शेयर के जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं वे सारे होते हैं इसके एग्जाम्पल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंशों के निगमन से रोकड़ प्राप्तियाँ एक तरह का वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, तरल संपत्ति में शामिल होता है, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स। तो लिक्विड एसेट्स में कैश, डेप्टर्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये तीनों शामिल होती है, क्योंकि ये तीनों की लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोकड़, देनदार एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। और ये सारे क्वेश्चंस के जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ सारे खुद बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए थे, तो आप डाउट में मत रहना कि ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा या गलत होगा। जो मैं बता रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड एसेट। तो आपको पता होगा स्टॉक मशीन तो लिक्विड एसेट हो ही नहीं सकता, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। तो हमारे जो लिक्विड एसेट कौन है, डेप्टर्स की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के एग्जाम्पल में ही बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेप्टर्स। जितनी बातें मैं आपको कहता हूँ आप हर एक चीज़ पर अच्छे से फोकस करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसलिए मेरी हर एक बात। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में लेता है
तो उस राशि को डेबिट करेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर अपने गुडविल के शेयर को कैश में लेकर आता है तो वो जो कैश का अमाउंट होता है वो जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं, उस पार्टनरशिप फर्म के जितने पुराने पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हम डेबिट कर देते हैं। अब पार्ट ए का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको इन सारे का आंसर खुद से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों को अभिलिखित करते हैं। इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट। तो देखो, जब किसी न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जाता है तो एक बार हम बैलेंस शीट को बनाते हैं और बैलेंस शीट को बनाने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जहां हम एसेट्स और लायबिलिटी इनके रिवैल्यूड फिगर को लिखते हैं। तो जो हमारा रिवैल्यूड फिगर निकल कर आता है, एसेट्स और लायबिलिटी की जो रिवैल्यूड फिगर निकल कर आती है, उसी रिवैल्यूड फिगर को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिवैल्यूड फिगर पर हम एसेट्स और लायबिलिटी को नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, सभी साझेदारों की संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लिव्स ऑफ ऑल पार्टनरशिप्स। तो देखो, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है वो एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है जब सभी पार्टनर्स के द्वारा लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त जीवन पॉलिसी। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, ये एक तरह की पॉलिसी है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो उस केस में आपको थोड़ा रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, ए, बी और सी 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। सी की मृत्यु हो जाती है, ए और बी का नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करोगे। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए, बी और सी का 1/2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 को रहने देंगे और 6/3 को जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का 18 हो गया, 6×3 18, बी का 6×2 12 और सी का 3×2 यानी कि 6, यानी कि 3:2:1 के रेशियो में यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इसमें ये लाभ विभाजन करते हैं, सी की मृत्यु हो जाती है। ए और बी का नया अनुपात क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था जब मैंने ऑब्जेक्टिव कवर किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था जब कोई पार्टनर्स की मृत्यु हो जाए तो जो ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, शेयरिंग रेशियो सेम ही होता है। तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 जो कि पहले से था, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:2। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट को बेचने पर जितना भी हमें पैसे मिलते हैं, जितने हमें अमाउंट मिलती है, उन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट को हम जब कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सबसे लास्ट में आपको पता होगा हम कैश अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम उस अकाउंट में नोट करते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इसमें पार्टनरशिप फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में नोट नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, विघटन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेज होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। और इन्हें हम कहाँ नोट करते हैं, इन्हें हम नोट करते हैं डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेबिट पक्ष में, ठीक है। डेबिट पक्ष में हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को नोट करते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू। तो जितने भी आउटसाइड क्रेडिटर्स होते हैं, जितने भी बाहरी लेनदार होते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं, जो हमें अमाउंट मिलते हैं, उनका सबसे पहला उपयोग हम उन बाहरी लेनदारों को पे करने में करते हैं। उसके बाद ही उस अमाउंट को पार्टनर्स खुद में बांटते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाहरी लेनदारों को हम पे करते हैं, ठीक है। एक फर्म जब डिसॉल्व होता है तो जो अमाउंट हमें मिलता है, जो अमाउंट हमें रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने से मिलता है, उन सभी को हम क्या करते हैं, आउटसाइड क्रेडिटर्स को पे करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है,
एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अ कंपनी में इशू, तो एक कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को इशू कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो अब 29 नंबर क्वेश्चन है, समतुल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड एबव द पर वैल्यू इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? तो पर वैल्यू से एबव की राशि उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रीमियम अमाउंट। तो जो प्रीमियम अमाउंट होते हैं उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कहाँ क्रेडिट करते हैं? तो उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता पे हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, आदत योजना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है, तो कॉल इन अरियर पर मैक्सिमम इंटरेस्ट 10% पर एनम का लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10% पर एनम। 31 नंबर क्वेश्चन है, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, उसके द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज, तो उसके लीगल हायर यानी कि उसके उत्तराधिकारी को, उसके एग्जीक्यूटर्स को हम पे करते हैं। जो पार्टनर की मृत्यु होती है उस पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर को हम उसकी देय राशि को पे करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराधिकारियों को। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कब कब प्रिपेयर करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। वही जब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होता है तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बल्कि रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज, तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था किस किस अमाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने देखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? इसका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यही कारण है कि जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितने भी हमारे इनकम्स होते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, इस छोटे से वीडियो से भी। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंसेज ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म आर कॉल्ड। तो डिसॉल्यूशन फर्म के डिसॉल्व होने पर जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं, जो डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप देख सकते हो, आप अगर स्टार्ट से वीडियो को देख रहे हो तो जो हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर आपको हर एक क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। ये मेरा बताने का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड टू। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो हम उस पार्टनर्स को पे कर देते हैं। ठीक है, अगर वो जिंदा है तो उस पार्टनर्स को ही हम पे कर देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्टनर्स। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, कानूनी व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? लीगल एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो लीगल एक्सपेंसेज होते हैं तो एक्सपेंसेज ही ना, और रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? लीगल एक्सपेंसेज को। क्लियर है? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अकाउंट्स में, ये इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेबिट साइड। 37 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स की बुक वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेबिट साइड। 38 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज विच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, बैलेंस ऑफ रिजर्व को भी ट्रांसफर नहीं करते, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ट्रांसफर नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी को हम वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते। 40 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब डेबिट साइड से क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए, यानी क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा हो, डेबिट साइड की वैल्यू कम हो, तो क्या होता है? तो इसका तो प्रॉफिट आंसर होगा। यहाँ पे इन्होंने आंसर गलत किया, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आंसर गलत किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रॉफिट। ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, इस तरह की मिस्टेक आप एग्जाम में मत करना, ठीक है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का यानी कि एनपीओ का जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है वो क्या होता है? वो एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, वो होता है पूंजीगत प्राप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। और ये सारे क्वेश्चन जब मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कवर किए थे, मैंने आपको बताया था। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, एक गैर व्यावसायिक संस्था के लिए मानदेय होता है फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज। तो जब मैंने एनपीओ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था तो वहाँ मैंने हर एक चीज़ को बताया था। ऑनरेरियम क्या होता है? वो एक तरह का एक्सपेंस होता है एनपीओ के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सपेंसेज, व्यय। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्पष्टतया कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एज। तो एंट्रेंस फी को एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो हमारा प्रवेश शुल्क होता है वो एक आयगत प्राप्ति होता है। दो तरह के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। हमारा जो लाइफ में फी होता है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट फी होता है वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉन एज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरप्लस। वही अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो उस केस में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेफिसिट। और ये आप याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनपीओ में हम प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का टर्म्स का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं हम सरप्लस का और डेफिसिट का, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? व्हेन अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल। तो जब कोई पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट का प्रावधान होता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे किया जाता है वो प्रॉफिट से पे किया जाता है, ठीक है। इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, यानी कि लाभ में से। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी चलने के अभाव में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स है तो जब पार्टनरशिप डीड किसी टाइप का प्रिपेयर नहीं किया जाता तो उस केस में पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलता, पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉट बी पेड सैलरीज। 46 का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेतन नहीं दिया जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम हर एक पार्टनर्स में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो हमें उस पार्टनर्स को ट्रांसफर करना होता है। तो हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी टू पार्टनर को भी रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांसफर टू रिजर्व को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। और 48 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो जब कैपिटल को फिक्स रखा जाता है तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों को प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट बोथ। और वही फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम किसी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, इसका आंसर अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस अकाउंट को प्रिपेयर करती है? ये 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है। ये प्रिपेयर करती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज आय एंड व्यय खाता, ठीक है।
अब 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मत प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इनमें से किसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं? हम शो करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी को। जितने भी कैश के आइटम्स होते हैं उन सभी को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। और यही कारण है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिप्रिसिएशन और एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन, इन तीनों को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम बस कैश आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आजीवन सदस्यता फीस। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है तो वो गुडविल की जो राशि को लाता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रीमियम। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉन एज। तो जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी होती है, जब वो डिक्रीज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ डिप्रिसिएशन का ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 53 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज बॉर्न बाई। तो देखो, जब कोई पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है, जब एडमिट होता है, तो हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो उससे जितने भी प्रॉफिट जितने भी लॉस निकल कर आते हैं, वो सारे प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर किया जाता है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओल्ड पार्टनर। ठीक है, 54 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी साझेदार है, उन्होंने सी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश किया। भविष्य में ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटेंगे। त्याग अनुपात क्या होगा? तो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप ओल्ड रेशियो से सिंपली न्यू रेशियो को माइनस कर दो, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। वही अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना होता तो आप क्या करते? आप न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते। ठीक है, आप करते न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 56 है, पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको बता ही दिया। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय गेनिंग रेशियो मीन। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप देख सकते हो, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो उससे मैं जितने क्वेश्चन बता देता हूँ उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ तो लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए मेरी हर एक बातों को आप अच्छे से सुना करो, ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ एग्जाम में भी। एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं जो रिटायर कर रहे हैं, तो गुडविल को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम जो पे करते हैं वो उन पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही पे करते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, आपने अब तक हमारे इस वीडियो को देखा है, तो वेरी वेरी थैंक यू। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है कि आप इस फाइल की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे? आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सबसे नीचे आपको PDF का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करते ही वो PDF ओपन होगा, वहाँ पे आपको एक पासवर्ड को फिल करना है। फाइल का पासवर्ड है गुडविल, जो आपको 58 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है। गुडविल आपको टाइप करना है, और सारे वर्ड आप शॉर्ट में टाइप करोगे। आप टाइप करोगे GOODWILL। टाइप करते ही आपका जो वो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। फिर उसे आप फाइल मेजर में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल का पासवर्ड क्या है? फाइल का पासवर्ड है GOODWILL। तो सारे वर्ड शॉर्ट में हैं, बिना किसी स्पेस के। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपने हमारी इस फाइल को डाउनलोड कर रखा है। ठीक है।
अब 59 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी साझेदार हैं जो 1/4:3/10:9/20 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात होगा। तो हम ए बी सी के सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। इसका हम सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 4, 10, 20 का एलसीएम हो गया 20। तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5, बी का होगा 3 × 2 6 और सी का होगा 9। तो हमारा पीएसआर निकल कर आ गया 5:6:9, जो कि ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब सी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो 9 यहाँ से हट जाएगा और अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए और बी का वो होगा 5:6। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5:6। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो गेनिंग रेशियो को हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस केस में हम गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी कैश आइटम होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करता है। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? ये होता है रियल अकाउंट। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, आय व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। तो नाम से ही पता चल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? ये होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल को मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो वसीयत एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये एक पूंजीगत प्राप्ति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। तो साझेदार का फर्म से एक एजेंट का संबंध होता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि एज एन एजेंट। 65 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होता है। और ड्राइंग क्या होता है? जब कोई पार्टनर पैसे को विड्रॉ करता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। 67 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1932 में। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1932। 68 नंबर क्वेश्चन है, ख्याति है, गुडविल इज। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया था गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमूर्त संपत्ति। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, वे सी को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाते हैं। तो नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हम ये देख रहे हैं कि सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा रहा है, कितना प्रॉफिट का शेयर देके 1/4। तो 1/4 तो ऑलरेडी इसका हो गया सी का। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 3/4। अब 3/4 में हम ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/16। ये हो गया ए का पीएसआर। और बी का पीएसआर कितना होगा? ये होगा 3/4 इंटू 1/4। तो बी का रेशियो हो गया 3/16। अब सी का कितना है? सी का 1 है, 1/4 है। तो इसका हो जाएगा टोटल 4, यानी कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया वो कितना हो गया? वो हो गया 9:3:4, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9:3:4। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, एक नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब कोई पार्टनर फर्म में इंटर होता है, वो एडमिट होता है, तो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है, वो क्या होता है? पुनर्गठित होता है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर्स आर। तो डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। याद रखना, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी को मिलता है डिवेंचर होल्डर रिसिप्ट्स। तो डिवेंचर होल्डर्स क्या रिसीव करते हैं? उन्हें मिलता है इंटरेस्ट। लेकिन शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? उन्हें मिलता है डिविडेंड। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग अच्छे से याद रखना। वैसे जब मैं सब्जेक्टिव को कवर करूंगा तो वहाँ मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अच्छे से देखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिवेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट। 73 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र शोधन खाता पर प्रीमियम है,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पर प्रीमियम क्या कहलाता है, ये कहलाता है लायबिलिटी, ये एक लायबिलिटी होता है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दायित्व। 74 नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्र आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है। डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, तो डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, ये होता है पर्सनल अकाउंट। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब 75 नंबर क्वेश्चन है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स, तो एनुअल रिपोर्ट्स एक कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स के लिए इशू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंशधारियों को। अब 76 नंबर क्वेश्चन है स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट इज, बहुत ही क्वेश्चन है, हम 11 से पढ़ते आए हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिति विवरण एक विवरण है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के निर्वचन में क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी और ड्राइंग कंक्लूजन, ये तीनों शामिल होते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 78 नंबर क्वेश्चन है विक्रय में से विक्रय किए गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड, तो जब हम COGS से सेल्स को माइनस कर देते हैं तो जो निकल कर आता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सकल लाभ। अब 79 नंबर क्वेश्चन है सामान्य आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है। इन अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज एज्यूम टू बी इक्वल टू, तो नेट सेल्स के अमाउंट को हम 100 मानकर चलते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100। अब 80 नंबर क्वेश्चन है तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, तो बिल रिसीवेबल, डेब्टर्स और बैंक बैलेंस, इन तीनों की लिक्विडिटी हाई होती है, लेकिन स्टॉक लिक्विड एसेट्स नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रहतिया। अब 81 नंबर क्वेश्चन है अग्रिम याचना की राशि अमाउंट्स ऑफ कॉल इन एडवांस इज, तो जो अमाउंट्स ऑफ कॉल इन एडवांस होता है, कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट होता है वो हम कैपिटल्स और लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूंजी एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है अंशहरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम कहाँ शो करते हैं, हम जनरल रिजर्व में शो करते हैं। ठीक है, याद रखना 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामान्य संचय के साथ हम अंशहरण खाते के चिट्ठे को दर्शाते हैं। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट द, तो डिवेंचर्स एक कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन को शो करते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। अब 84 नंबर क्वेश्चन है शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड, तो जीरो कूपन बॉन्ड विदाउट प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के इशू किए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विदाउट प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 85 नंबर क्वेश्चन है स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ आउन डिवेंचरीज, तो जब अपने डिवेंचर को कैंसिल कर दिया जाता है तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो हमारा पूंजीगत लाभ होता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजीगत लाभ। अब 86 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है। फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत के राजदूत के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन है एक कंपनी को स्थायी संपत्तियां 3 लाख रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई, इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना चेंज हुआ है 1 लाख का, और टोटल कितना था, टोटल था हमारा कितना, हमारा टोटल था 3 लाख। अब 1 लाख बटा 3 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया 33.3%। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33.3।
अब 89 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आकार की स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल इक्विटी और लायबिलिटी को 100 एज्यूम किया जाता है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 रुपये तथा सकल लाभ अनुपात 20% हो तो विक्रय की राशि होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, हमारा COGS दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसके सेल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आंसर आएगा 1,50,000, आप मैच कर लेना। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करंट रेशियो इज। तो एक आइडियल करंट रेशियो 2:1 के रेशियो में होता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2:1। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, तरल संपत्तियों में शामिल होता है, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स। तो डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल और बैंक बैलेंस, इन तीनों की लिक्विडिटी हाई होती है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्व 25,000 हो तो चालू संपत्तियां हैं। तो देखो, करंट रेशियो 2:5 के रेशियो में हमारा करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 25,000, तो 5 का वैल्यू हो गया 25,000, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 का वैल्यू होगा 10,000। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10,000। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट? तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डेप्टर होगा हमारा लिक्विड एसेट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देनदार तरल संपत्ति है। वही लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक, ये तीनों फिक्स्ड एसेट होते हैं। वही 95 नंबर क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखाकर मानक 3 से। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टोटली बेस्ड अपन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार पढ़ा है अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करा है तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेखांकन के रोकड़ आधार पर। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, नकद बिक्री है, कैश सेल इज। तो कैश सेल इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये एक परिचालन क्रिया है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कैश? तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए, इंक्रीज इन डेप्टर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज। ये तभी बढ़ते हैं जब हम कैश का यूज करते हैं, कैश को हम एक्सपेंस करते हैं। तो जब हम खर्चे करते हैं तो वैसे में हमारे डेप्टर्स बढ़ते हैं, हमारे स्टॉक बढ़ते हैं, और हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं वो इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे कैश का कोई रोल नहीं होता, मतलब हम खुद के पैसे को वहाँ पे खर्च नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेनदारों में वृद्धि में रोकड़ का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश? तो यहाँ आप देख सकते हो, इश्यू ऑफ डिवेंचर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जब हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं, जब हम एसेट को बेचते हैं, और जब हमें बहुत सारे ऑपरेशन से फंड मिलता है, इन सभी से हमें कैश क्या मिलता है? हमें कैश मिलता है। वही जब हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो हमारा जो कैश था वो दूसरों के पास चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश। ठीक है, तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज? तो देखो, रेंट, वेजेज और सेलिंग एक्सपेंसेज, ये तीनों ऐसे एक्सपेंसेज है जो हम किसी भी कार को ऑपरेट करते हैं, संचालन करते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेज होते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये गैर संचालन व्यय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ठीक है, अब हमने अकाउंटेंसी के 2021 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया गया था उसके साथ कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने सोशल मीडिया साइट पे शेयर करना। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हो, हर जगह आप इस वीडियो को फैला दो, ताकि हमारा काम बस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना हो और शेयरिंग का काम मैं आपको सौंपता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैसा।